अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ले रहे हैं उनको, और उन पे काम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश जो है वो अभी तक टीचर्स तक पहुंची नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मजमून अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। आप लोग मजमून लिख के तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर सेंड करना है। 2 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं, और उसके ये वीकेंड है आपके पास, इस वीकेंड में आपने करना है, ठीक है। अच्छा जी, 2 पेपर आपके हो चुके हैं। पेपर मैंने आपको बताया था, आपका पेपर 4 मैंने आपको उसकी मार्किंग स्कीम बता दी है पिछले लेक्चर्स में। पेपर 4 की मार्किंग स्कीम, उसकी चॉइस के बारे में सारा बता दिया, जो कि टेक्स्ट होता है आपका, जो कि आपका निसाब होता है आपके, ठीक है। उसमें आपने खुलास आपका होता है, नॉवल होता है, अफसाने होते हैं, ड्रामा होता है, और पोइट्री का सेक्शन होता है आपका। ये मैंने आपको इसकी मार्किंग स्कीम और चॉइस के बारे में सारा डिटेल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। उसके बाद फिर मैंने आपको मजमून नवीसी का भी सारी मार्किंग स्कीम बता दी थी कि मजमून नवीसी में आपके पास क्या चॉइसेस होती हैं। जिन लोगों का के पहले लेक्चर्स मिस हो गए हैं वो काइंडली यूट्यूब पे जाएं और वहां पे पिछले लेक्चर्स मेरे निकाल के, जो कि मैंने आपको मार्किंग स्कीम बताई है मजमून की और इसकी पेपर 4 की, वो वहां पे उसकी सारी मार्किंग स्कीम देख सकते हैं। आज मैंने तफहीम निगारी का पेपर जो है आपका, ये पूरा एक आपका पेपर है, ठीक है। पहले तो आपको एक क्वेश्चन आता था वो लेवल्स में, एक तफहीम का क्वेश्चन एक आपको आता था पूरे पेपर में। अभी क्या है कि ये आपका फुल पेपर है। 2 पैसेजेस आपको तफहीम के आएंगे, वो आपने दोनों करने होंगे। दोनों पैसेजेस आपस में लिंक्ड होंगे, ठीक है, उनका कनेक्शन होगा, ताल्लुक होगा। अगर एक आपको उसमें आता है मनशियात के बारे में आ जाता है, तो दूसरा भी आपको मनशियात के बारे में आएगा। अगर एक आपको फैशन से रिलेटेड आता है तो दूसरा भी फैशन से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो 2 पैसेजेस आपको आएंगे। ये आपका एक पूरा पेपर आपका तफहीम का बनता है। इसका आपके पास फुल वक्त होता है जी। आप कॉपी पेंसिल लेके अपने पास बैठिएगा, और जो मैं बोर्ड पे आपको बता रही हूँ आप अपनी कॉपीज पे नोट करते जाएं जी। कुल नंबर होते हैं इसके 70, और दौरानिया इसका होता है 1 घंटा 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट, ठीक है। इसके टोटल मार्क्स 70 होते हैं, और दौरानिया इसका होता है 45 मिनट्स का। पहला जो पैसेज होता है उसमें क्वेश्चन होते हैं कि मैं भी आपको एक पेपर आपका जो वर्कशीट आपको दिखाऊंगी, और उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि इस तरह से किस तरह से आपको पैसेज आएगा और किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। इसका 2 पैसेजेस हैं। दोनों पैसेजेस में आपके मुहावरा जुमले होते हैं, और सिमिलर आपने वर्ड्स होते हैं वो लिखने होते हैं। इसके अलावा आपने क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो लिखने होते हैं। तो अभी मैं आपको ये जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपका एक पूरा पेपर है, ठीक है। ये आपने ये पूरा आपका पेपर है, पेपर 2 रीडिंग एंड राइटिंग। पेपर 2 रीडिंग एंड राइटिंग है, जिसमें ये देखें ये तफहीम है, ये सेक्शन 1 है। इसका मतलब है कि ये आपका पहला पैसेज है। इसके बाद ये आपका सेक्शन 2 है, इसका मतलब है कि ये आपका दूसरा पैसेज है, ठीक है। अब सेक्शन 1, ये देखें, ये आपका है हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में गिराए गए एटम बम्बों ने जंगों के हवाले से। ये आपका पूरा देखिए, इसमें पैराग्राफ्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है जी। पैराग्राफ्स आपको दिए हुए हैं। ये पहला पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हुआ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इस तरह से आपको ये 3 to 4 पैराग्राफ दिए हैं। अब आपने ये पहले पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है जी। अब उसके बाद ये देखिए, पहला सवाल है आपका, मंदरजा झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनके मायने वाज़ेह हो जाए। जुमले बनाने हैं, इसमें कोई ऐसी, ये वो अल्फाज हैं जो कि पैसेज में मौजूद हैं। ये बर्तरी, ये भी आपका पैसेज में मौजूद है। बायस भी है, महदूद, कयादत, अमूमन। ये 5 के 5 जो अल्फाज हैं ये आपके पैराग्राफ में मौजूद हैं, लेकिन आपने पैराग्राफ वाला सेंटेंस नहीं बनाना। बिल्कुल। अब जैसे ये बर्तरी है, कुछ बच्चों को बर्तरी की समझ नहीं है कि बर्तरी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो जाहिर है वहां पे तो आपको कोई टीचर नहीं है जो आपको मीनिंग बताए। तो आपने पैराग्राफ में देखना है कि बर्तरी लफ्ज कहाँ पे है और किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। आपने ये देखना है कि ये बर्तरी लफ्ज पैराग्राफ में किस तरह से, क्या इसकी सेंस बन रही है सेंटेंस की,
फिर आपने उससे मिलता जुलता कोई सेंटेंस बनाना है। आप अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तो आप थोड़ा बहुत इसको चेंज कर दें, अगर आपसे पूरा चेंज नहीं होता आप इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दें, ठीक है। बायस, बायस यानी कि किसके बायस होता है, वजह। बर्तरी होता है कि यानी कि आपकी जो एक प्रियोरिटी होता है। बायस वजह, महदूद यानी कम, क़यादत करना यानी रहनुमाई करना, अमूमन आम तौर पर। तो ये इतने मुश्किल अल्फाज जो हैं जुमलों के आम तौर पे नहीं आते हैं, जो रोजमर्रा के मामूल के जो बोलचाल के अल्फाज होते हैं वही आमतौर पे आते हैं। लेकिन अगर कोई वर्ड बीच में मुश्किल है तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने देखना है कि ये पैसेज में कहाँ इस्तेमाल हुआ है, फिर आपने उसको उसके अकॉर्डिंग इसका जुमला बनाना है। ये 5 जुमले आपके 5 मार्क्स के हैं, 5 नंबर के आपके ये 5 जुमले हैं, ठीक है। ये बेसिकली होता है कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बनानी आती है, जुमला बनाना आपको आता है या नहीं आता है। आगे है जी, मंदरजा ज़ैल फिक्रों के हम मायनी फिक्रे इबारत से निकाल कर लिखिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये देखें, ये 5 आपको इन्होंने फिक्रे हैं, छोटे छोटे फिक्रे हैं जो कि उन्होंने आपको दी हैं। अब आपने इसके सिमिलर, जो इससे मिलते जुलते, आप समझने के इसके जो सिनोनिम्स हैं, जो इसके हम मायनी अल्फाज हैं, वो आपने पैराग्राफ के अंदर से ढूंढने हैं कि इसका क्या है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, छाया रहा, ठीक है। छाया रहा का मतलब आपको पता है कि क्या है। अब आपने इसको पीछे देखना है, ठीक है। अब आपने होता ये है कि जो पहला लफ्ज है वो अमूमन पहले पैराग्राफ में ही होता है, तरतीब से आता है आपका। लेकिन अगर पहले पैराग्राफ में नहीं है तो आप उसको दूसरे पैराग्राफ में ढूंढ लें। अब छाया रहा से जो इसका जो सिनोनिम है, जो इसका हम मायनी लफ्ज है, वो क्या होगा, ये आपने पढ़ना है। ये सारी देखें, पढ़ें। जब आपके पास ये वर्कशीट आएगी फिर आप इसमें, मैं आपको 1 या 2 बताऊंगी सिर्फ, बाकी आपने खुद ढूंढने हैं। पूरी दिन मेहनत किया, इसके बाद दुआ में एक दूसरे बढ़तरी हासिल करने का मुकाबला शुरू हो गया। का खौफ। अब छाया रहा का मतलब होता है कि एक चीज जो है वो गालिब रही है, उस पर एक वो चीज छाई हुई है। तो इसमें यहाँ पे देखें, फर्स्ट पैराग्राफ में 1 2 3 4th लाइन में आपका है गालिब रहा। अगर आप इसको, जब आपके पास ये वर्कशीट आएगी तब आप देखिएगा, छाया रहा का जो सिनोनिम है, जो इसका मीनिंग है, हम मायनी लफ्ज है, वो होता है गालिब रहा। आपने इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। फिर आपने वर्कशीट पे पहले वर्ड लिखना है छाया रहा, उसके बाद आपने हम मायनी फिक्रा आगे लिख के आगे लिखना है गालिब रहा। ये फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड है जी आपका बर्बाद करने वाले। बर्बाद करने वाले, आपको इसका मीनिंग समझ में है कि इसका क्या मीनिंग है। अब हम इसको इसकी आगे से देखेंगे कि बर्बाद करने वाले का क्या इसका बन सकता है। अब इसको पढ़ें, आपने पढ़ना है इसको, ठीक है। बर्बाद करने वाले, ये सारा आपने पढ़ना है, ठीक है। तबाहकारियों, ठीक है। बर्बाद करने वाले यानी कि तबाहकारियों। तो इसी तरह आपने इसके ये सारे वर्ड देखने हैं। कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों के पास, अब इसका कुछ लोगों के पास क्या होगा, चंद अफराद के हाथ। कुछ लोगों के पास, इसका सिनोनिम क्या होगा, चंद अफराद के हाथ। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि बच्चे को उसका जो इन्होंने लफ्ज दिए गए हैं उसको समझ है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली आपकी वो नॉलेज को देखने के लिए कि इसका सिनोनिम इसको पता है या नहीं पता है, इसका मीनिंग क्या बनता है, ये आपको बीच में से ढूंढने होते हैं। तो ये बहुत इजी होता है, ये अगर समझ लें आप तो मुफ्त के 5 नंबर होते हैं आपके पास। आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। चंद अफराद के हाथ, चंद अफराद के हाथ में, कुछ लोगों के पास, चंद अफराद के हाथ में। तो ये मैंने 3 आपको करके बता दी है इस वक्त, बाकी 2 आपने खुद ढूंढने हैं। ये जब वर्कशीट आपके पास आएगी बाकी 2 आपने खुद ढूंढने, ठीक है। पहला सवाल भी आपका हो गया, दूसरा सवाल भी आपका हो गया। अब तीसरा सवाल आपका है, मंदरजा झैल सवालों के मुख्तसर जवाब उर्दू में जहां तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखें। ये आपके ओ लेवल्स में भी आप इसी तरीके से काम करते थे कि जितने आपके आगे मार्क्स दिए हुए हैं उतने ही आपने इसके पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है।
जितने मार्क्स हैं, जैसे सर्द जंग की वजाहत करें, सर्द जंग क्या होती है, ये 2 नंबर है। आपने 2 बातें बतानी है कि एक ये वजह, एक ये होती है, एक ये होती है, एक इसमें ये चीज होती है, एक इसमें ये चीज होती है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इसका बीच में क्लियर आंसर नहीं लिखा हुआ। सर्द जंग यानी कि कोल्ड वॉर, ये बजाहिर सामने नजर नहीं आती है, लेकिन वो कहते हैं ना जिससे आप अंदर से जड़ें काटते हैं, ये वो जंग होती है कि बजाहिर तो आप लगता है कि जैसे बहुत ठीक है, सारा सिलसिला ठीक है, लेकिन आप दूसरे ममालिक को हथियार फ्राहम करके, उनकी अंदरूनी मदद करके, यानी कि बाहर लोगों को पता भी ना चले और अंदर से आप उनकी मदद कर रहे हैं किसी मुल्क के खिलाफ, तो ये कोल्ड वॉर इसे कहते हैं, सर्द जंग। ठीक है, तो ये मैं अब आपको इससे ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, वो तो भी पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जी, साइंसदानों ने एटमी हथियार के बारे में किन खदशात का इजहार किया है। अब आपने खदशात, 3 मार्क्स हैं ये, 3 खदशात आपने लिखने हैं, एक ये खदशा है, एक ये खदशा है, एक ये खदशा है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने आपके पास मार्क्स आगे दिए हुए हैं उतने ही पॉइंट्स आपने लिखने हैं। अगर आप एक वजह लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप 2 वजूहात लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। कोशिश करें कि जितनी, अगर आप 3 नंबर का सवाल है आप इसके 4 रीजंस लिख दें। उन्होंने 3 खदशात पूछा था, आप 4 लिख दें। एक खदशा आप ज्यादा ही लिख के आए, 1 पॉइंट आप ज्यादा ही लिख के आए, ताकि जो उनसे करेक्ट एग्जामिनर को आप कोई मौका ही ना दें कि आपका कहीं से वो नंबर काट सके। एक चीज मैं आपको बताती जाऊं कि ये वाला जो आपका पेपर है, पेपर 2 रीडिंग एंड राइटिंग, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा होती है कैम्ब्रिज में। पेपर 4 की और इसकी वेटेज आपकी ज्यादा होती है, मजमून की आपकी वेटेज कम होती है। सबसे ज्यादा वेटेज आपकी पेपर 2 की होती है, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि पढ़ना और फिर लिखना। बेसिकली ये एक जब जो तफहीम होती है, आप देखें आपकी ओ लेवल्स में भी 2 पैसेज होते हैं, ए लेवल्स में भी आपका ये पूरा पेपर है। ये आपकी किस चीज को एनहांस करती है, किस चीज को बढ़ाती है कि एक बच्चा जब पैराग्राफ को पढ़ रहा है तो उसको कितने ध्यान से पढ़ रहा है, कितने गौर से पढ़ा है, और उसमें कौन सी चीज जो है वो उस पूछी गई है और कौन सी जरूरी चीज उसने निकाल के वो लिख दी है। एक सवाल आपसे किया गया है, पैराग्राफ इतना पूरा बड़ा पैराग्राफ है, एक आपसे सवाल किया गया है, बच्चे को पता है कि इसका जवाब कहाँ है। आपका मुशाहिदा, आपकी वो जो एक होता है ना कि आपकी चाको चौबंद होने का आपका पता चलता है कि आप कितने चाको चौबंद है अपने काम को करने में, कितने आप अलर्ट हैं, कितने आप ध्यान से पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तो किसी भी चीज को करने के लिए एक तो बहुत ज्यादा आपका उसमें फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। बेसिकली ये चीज रीडिंग एंड राइटिंग होती है फोकस होना, कि अगर आप अपने पैराग्राफ पे फोकस्ड हैं, आपको पता है कि क्या पैराग्राफ में पूछा गया है, तो आप इजीली उसके आंसर दे देंगे। लेकिन अगर आपने सरसरी सा बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल उसको आपने गले से उतारा है, तो फिर आप उसके आंसर्स भी नहीं दे सकेंगे। इस वजह से इसकी वेटेज ज्यादा होती है कि बच्चे ने पढ़ा कितना ध्यान से है। कोई भी चीज आप जब पढ़ते हैं तो आपको उसको पूरे, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको फिर पूरे दिल जमाई के साथ करें, अदरवाइज आप उसको छोड़ दें, ना करें। तो क्योंकि काम खराब करने से बेहतर है कि इंसान काम ना करे। ठीक है, सर्द जंग की मैंने आपको पहले बताया, दूसरा भी बताया, तीसरा आम जंगों की वजाहत की। इन सब के आंसर्स आपको तरतीब से पैराग्राफ में मिल जाएंगे। ठीक है, पहले का पहले में, दूसरे का, आमतौर पे तो ऐसे ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लास्ट वाले का जो आंसर है वो आपको पहले पैराग्राफ में मिलता है, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि आपको तरतीब से इसके आंसर्स मिलते हैं। तो ये आगे मार्क्स लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने इसके आंसर्स उतने पॉइंट्स में देने हैं। अब नीचे देखें जी, ये 15 मार्क्स बनते हैं टोटल। 15 मार्क्स प्लस 5 फॉर क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, 5 मार्क्स फॉर क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि आपने इसके आंसर्स तो दिए हैं पूरे 2 मार्क्स, आपने 2 इसके दिए हैं, 3 इसके, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज इसमें अच्छी ना हुई, यानी कि टूटे फूटे जुमलों में आप, कुछ बच्चे आंसर्स देते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करके देते हैं, तो लैंग्वेज के एक्स्ट्रा 5 मार्क्स हैं। एक्स्ट्रा 5 मार्क्स इसमें लैंग्वेज के हैं कि बच्चे ने पैराग्राफ बनाया है, किस तरह का बनाया है, उसकी लाइन, उसकी फॉर्मेशन, उसकी जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, यानी कि वोकैबुलरी कितनी है, लुगत उसके पास कितनी है, अल्फाज का जखीरा जिससे आप कहते हैं वो है या नहीं है। तो टोटल इस पैराग्राफ के कितने मार्क्स बने, 10 और 20, 30 मार्क्स की आपकी ये फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट जो पैसेज है सेक्शन 1 है, ये आपका 30 मार्क्स का बनता है। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पैसेज। अब आते हैं दूसरे की तरफ। जैसे कि पहला आपने पैसेज देखा था, पहला पैसेज आपने देखा था वो था एटमी हथियारों के बारे में था। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बॉम्ब गिराए गए उससे सारा रिलेटेड था। अब मैंने आपसे बताया था कि दूसरा भी आपको पैसेज उसी से रिलेटेड ही होगा। अब इसमें भी एटमी हथियारों के बारे में एक आम तासुर पाया जाता है, इसमें भी एटमी, अब उसमें अगर उसमें उसके फवायद है एटमी हथियारों के, जाहिर है
फायदा तो है कि आप कोई दुश्मन मुल्क आपकी तरफ नजर उठा के देख नहीं सकता, आपको कोई नुकसान पहुंचाने का सोच नहीं सकता, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आप अपनी हिफाजत के लिए आपके पास हथियार है, लेकिन उसके चूंकि नुकसान भी हैं। तो ये है कि एक में आपको फवायद बताए गए हैं और एक में उससे दुनिया को क्या नुकसान हो रहे हैं वो आपको बताया गया है। अब ये भी पैसेज है, देखिए इसके भी पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है जी पहला सवाल, इसमें वही क्वेश्चन आंसर्स हैं। मुसन्नफ ने खलल दिमाग का इशारा किस तरफ किया है और क्यों किया है। अब इसमें इन्होंने दो बातें पूछी हैं, ये चीज़ आपने ध्यान में ज़हन में रखनी है। आमतौर पर बच्चे इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये चीज़ आपकी फोकस होने का जो है वो निशानी है कि आप क्वेश्चन को कितना ध्यान से पढ़ते हैं और फिर आंसर कितने ध्यान से आप देते हैं। दो चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं, इशारा किस तरफ किया है और क्यों किया है, ठीक है। ये 3 नंबर का सवाल है। अब इसमें पैराग्राफ में आपने बताना है कि किस तरफ किया है और क्यों, किस तरफ, एक चीज की तरफ इशारा किया है और क्यों किया है, इसके 2 रीजन बन जाएंगे। ये अब आप डिपेंड करता है कि पैराग्राफ में किसके बारे में 2 बातें लिखी हुई हैं, किसके बारे में 1 बात। 12 जो भी आपसे सवाल पूछा गया उसका आंसर पैराग्राफ में यकीनन होता है। किस तरफ 2 बातें पूछी गई हैं, 3 नंबर का सवाल है आपका, आपने 3 बातें लिखनी है। एक तो बताना है कि किस तरफ उसका इशारा है और क्यों, 2 नंबर। गैर मुस्तहकम हुकूमतों के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया गया है और क्यों, इसमें भी 2 बातें पूछी हैं, ठीक है। लेकिन ये 4 नंबर का आपका सवाल है। इसका मतलब है जिन ख्यालात का इजहार किया गया है वो भी आपने 2 लिखने हैं और क्यों किया गया है इसमें भी आपने 2 पॉइंट्स लिखने, ठीक है। किन ख्यालात का इजहार किया है और क्यों, इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ आप ख्यालात के बारे में लिख दें। 4 पॉइंट्स अगर आप ख्यालात के बारे में लिख देंगे और क्यों का आप आंसर नहीं देंगे तो आप चाहे इस ख्यालात 10 लिख दें, आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। 2 बातें पूछी गई हैं, दोनों का आंसर देना जरूरी है। आगे है एटमी हथियार के इस्तेमाल का कानूनी जवाज क्या हो सकता है। इसमें आपने बताना है कि एटमी हथियारों के मतलब कानूनी एतबार से उसके क्यों जो है वो एटमी हथियार होने चाहिए। ये आपका 2 नंबर का सवाल है, आपने 2 जवाब बताने हैं। आगे है जी एटमी हथियार खत्म कर देने के बारे में किन खदशात होते हैं कि शक्को शुबहात कि किन क्या शकूक हैं, क्या खदशा है, क्या आपकी वो कहते हैं ना जैसे कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी, क्या खदशा क्या है आपको, इसकी फिक्र क्या है आपको, शक क्या है, क्या किया गया है, किन खदशात। 2 आपने, ये 2 नंबर का सवाल है। एक आपने खदशा बताना है कि ये वाले खदशे का इजहार किया गया और क्यों किया गया, यानी वजह क्या है, इस खदशे का इजहार क्यों किया, खदशा ये है और इसका इजहार क्यों किया गया ये भी आपने। अगर आप इसमें सिर्फ खदशात लिख देंगे और ये नहीं बताएंगे कि क्यों इन खदशात का इजहार किया गया, आपको नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपने टू द पॉइंट बात करनी है। 2-2 नंबर, 3-3 नंबर का आपका सवाल है। गैर जरूरी तफसील लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछा गया है सिर्फ वही बताना है। एटमी हथियारों का मुल्क की मईशत में क्या किरदार हो सकता है। अब ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है कि एटमी हथियार, मुल्क की इकोनॉमी, मईशत क्या होती है, इकोनॉमी, यानी कि मुल्क की इकोनॉमी में एटमी हथियार क्या इनका रोल हो सकता है, ये भी पैराग्राफ में आपको बताया गया है। इसमें भी 15 मार्क्स इन क्वेश्चन आंसर्स के हैं और 5 मार्क्स आपके लैंग्वेज के हैं। जैसे कि आपने पहले पैराग्राफ में देखा था, उसमें भी 5 मार्क्स आपके लैंग्वेज के हैं, यानी कि क्या बच्चे ने सीधा सीधा सिर्फ एक पॉइंट लिख दिया हुआ है, एक लफ्ज में आंसर लिख दिया हुआ है या उसको एक सेंटेंस फॉर्मेशन बना के उसका लिखा हुआ है, तो आपकी जो आपको पैराग्राफ है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, आपके जो जखीरा अल्फाज है, उसके आपको लैंग्वेज के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल ये आपके 20 जो मार्क्स हैं, या समझ लें कि 1 2 3, अगर 5 नंबर है तो एक नंबर का आपका इसमें लैंग्वेज काउंट होगी, ठीक है जी। ये पहला हो गया। ये तो आपका वही तरीकेकार था जो कि आप ओ लेवल्स में करते आ रहे हैं। अब आगे है जी 5वां सवाल जो है आपका, दोनों इबारतों में दिए गए एटमी हथियारों के बारे में नजरियात का मुवाजना कीजिए। मैंने आपको बताया था कि दोनों जो पैसेज हैं वो लिंक्ड होती हैं। एक में अगर आपको पॉजिटिव चीजें बताई गई हैं तो दूसरे में नेगेटिव बताई गई हैं। अगर एक में आपको उसके फवायद बताए गए हैं तो दूसरे में आपको उसके नुकसानात से आगाह किया हो। तो दोनों इबारतों का आपने कंपैरिजन करना है, मुवाजना करना है। और ये पहला है, ये दोनों बातों में दिए गए एटमी हथियारों के बारे में नजरियात का, ये आपके 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर का ये सवाल है और इसका बे पार्ट होता है हमेशा से एटमी हथियारों पर पाबंदी के बारे में अपनी राय की वजाहत करें। अपनी राय जब आ जाती है, जब उन्होंने आपकी राय पूछी है, तो ये राय पॉजिटिव भी हो सकती है, ये राय नेगेटिव भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है, ये आपको उन्होंने ये फोर्स नहीं किया हुआ कि आपने इसका हाँ में ही जवाब देना है या आपने इसका ना में ही जवाब देना है। दोनों पैसेजेस को पढ़ने के बाद आपने अपनी राय देनी है कि एटमी हथियारों पर पाबंदी के बारे में आपकी क्या राय है, कि पाबंदी होनी चाहिए
या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो उसमें क्या, उसमें जो है उसके होने चाहिए शराइत, क्या होनी चाहिए कि पाबंदी है, लेकिन अगर नहीं होनी चाहिए तो उसमें क्या शराइत होनी चाहिए, ये आपने अपने आंसर की वजाहत करनी है। सिर्फ ये नहीं लिख देना कि मैं एटमी हथियारों पर पाबंदी के खिलाफ हूँ, बस ये आंसर आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप ये लिखते हैं कि मैं एटमी हथियारों पर पाबंदी के खिलाफ हूँ, तो आपने उसकी रीजन भी देनी है कि क्यों खिलाफ हैं आप, क्या वजूहात हैं कि इस वजह से मैं खिलाफ हूँ एटमी हथियारों से, ये कि नुकसान होता है, बहुत सी जानें, बहुत सी नस्लें तबाह हो जाती हैं। अगर आप उसके खिलाफ नहीं है तो भी आपने बताना है कि क्यों नहीं है आप। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपने अपनी राय देनी है, और अलिफ वाले में आपने दोनों पैसेजेस का कंपैरिजन करना है पैसेज के अकॉर्डिंग, इसमें आपने अपनी राय नहीं देनी है, ठीक है। इसमें आपने जो पैसेज में लिखा हुआ है वो बताना है कि भाई पहले पैसेज में मुसन्निफ ये कहना चाह रहा है, दूसरे पैसेज में मुसन्निफ ये कहना चाह रहा है। पहले पैसेज में मुसन्निफ ने ये कहा है, दूसरे में उसने ये कहा है। पहले में उसने हक में बातें की हैं, दूसरे में उसने खिलाफ खिलाफ ये बातें की, ठीक है जी। अब आगे उन्होंने लिखा हुआ है सवाल के दोनों हिस्सों के जवाब मजमूई तौर पर 140 अल्फाज पर मुश्तमिल। अब ये दोनों जो आपके क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने बहुत तवील नहीं लिख देना कि आप लिख रहे हैं तो लिखते ही चले जा रहे हैं, पूरा पूरा पैसेज आपने लिख दिया, ऐसा नहीं है। दोनों सवालों के जवाब आपके 140 to 150 यानी 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होने चाहिए। यानी 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके आप 100 वर्ड्स कर लें, और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके आप 50 वर्ड्स कर लें। 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो पहला है इसमें 100 वर्ड्स करने हैं आपने, 50 वर्ड्स आप फर्स्ट पैसेज के फर्स्ट सेक्शन के जो पैराग्राफ है उसके बारे में लिख दें, और 50 जो आपको सेकंड पैसेज है उसके बारे में आप बता दें कि पहले में ये बताया गया, दूसरे। इस सवाल जो अलिफ वाला जो आपका सवाल है, इसका आपका आंसर 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी दोनों का कंपैरिजन आपने 100 वर्ड्स में करना है। ये नहीं है कि 100 वर्ड्स का पैसेज 1 का और 100 वर्ड्स का पैसेज 2 का, दोनों पैसेजेस का मिला के कंपैरिजन जो टोटल आता है वो 100 वर्ड्स होने चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप लिखेंगे तो वो फिर आपका कार्ड देंगे और आपके पॉइंट्स जो है वो काउंट नहीं होंगे। बे वाला पार्ट है आपका अपनी राय जो आपने लिखनी है, वो आपने 50 वर्ड्स में अपनी राय लिखनी है। 50 वर्ड्स मीन 4 to 5 लाइन्स, बस 5 लाइन्स में आपने अपनी राय लिखनी है और उसको आपने खत्म कर देना है, ठीक है जी। ये आपका टोटल तो 15 मार्क्स बने। इसके अलावा 5 मार्क्स आपके इसमें भी लैंग्वेज के हैं। उन्होंने ये चीज देखनी है कि दोनों पैसेजेस का जब बच्चे ने कंपैरिजन किया है तो अपने वर्ड्स में जाहिर आप लिखेंगे, अपने वर्ड्स में करके लिखेंगे, तो क्या बच्चे को जुमला बनाना आता है, क्या बच्चे को कंपैरिजन करना आता है, क्या बच्चे को लिंक करना आता है फर्स्ट सेक्शन को सेकंड सेक्शन के साथ, कि फर्स्ट पैसेज में ये है तो सेकंड में ये है, क्या बच्चे को जुमला बनाना आता है। अगर तो आप सिर्फ पॉइंट्स लिख देंगे आपके 5 मार्क्स लैंग्वेज को, आपको इसमें आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन आपके जब आपने लैंग्वेज में मार्क्स स्कोर करने हैं, फिर आपको अपनी जुमला साजी पे और आपके ज़खीरा अल्फाज पे अबूर होना चाहिए। तो दूसरे में भी ऐसे ही है, इन दोनों के 5 मार्क्स आपके जो हैं वो लैंग्वेज के होंगे, यानी कि टोटल 15 मार्क्स आपके कंटेंट के होंगे और 5 मार्क्स आपके इसके एक्स्ट्रा लैंग्वेज के होंगे। तो पहला पैराग्राफ आपका बना था 30 मार्क्स का, और दूसरा आपका कितना बना है जी 15 और 5 ये 20 ये और 20 ये 40 मार्क्स का आपका ये। तो 40 और 30 पे इसके और 40 जो है वो इसके आप ये 70 मार्क्स का, ठीक है जी। तो ये आपका पेपर है, पूरा पेपर ही आपका इस तरह से आता है। ये समझ लें आपका पेपर 2 है। पहला पेपर जो है ये पूरा आपका पेपर ये इसी तरह आएगा। पैसेज चेंज होगा जाहिर है, यकीनन पैसेज चेंज होगा, लेकिन ये आपका पूरा पेपर है। ये पूरा आपका पेपर है। यही पेपर आपको वो बस वो फर्स्ट पेज जो है वो आपको लगा हुआ आ जाएगा उसमें एग्जाम में। तो ये आपका पूरा पैसेज है, ये आपका पूरा पेपर है रीडिंग एंड राइटिंग का, जो कि आपका 70 मार्क्स का पेपर है, और इसमें दौरानिया आपका 1 घंटा 45 मिनट है। और कोशिश करना है आपने कि ये पूरे के पूरे आप क्वेश्चन सॉल्व करें, टू द पॉइंट लिखें, गैर जरूरी बातें आप ना लिखें, ठीक है। तो इससे मुतालिक अगर आपको कोई भी यही वर्कशीट मैं आपको आज होमवर्क के लिए दूंगी जो कि मैंने आज आपको समझाई है। फिर नेक्स्ट में आपको वर्कशीट जो है वो उसमें आपको इतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको आज इसका पेपर पैटर्न बताना था सारा। तो अभी आपको ये थोड़ा आइडिया हो गया है कि ये पेपर किस तरह से आना है। आपने यही वर्कशीट आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगी और आपने ये सेंड करके मुझे भेजनी है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन अभी आपके ज़हन में है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अभी आपके पास मौजूद हूँ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।